अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। सॉल्यूशंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस की टाइप्स देखें, कंसंट्रेशन के यूनिट्स देखे। नेक्स्ट है जो है पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी स्मॉल एच कैपिटल आएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कहते हैं इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ये पीएच कहलाएगा। अब जो पीएच वैल्यू होती है ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट्स डिनोट्स द नेचर ऑफ केमिकल्स। ये नेचर ऑफ केमिकल्स के बारे में बताएगी किस तरह से। ये तीन हमारे पास कैटेगरी होती हैं। एक एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं या केमिकल्स हैं, और कुछ बेसिक होते हैं, और कुछ जो है हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ये पीएच जो होती है ये डिसाइड कर रही होती है। कैसे? अगर कहता है कि सॉल्यूशन हैविंग अ पीएच दैट इज इक्वल टू 7, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये 7 अगर इसकी पीएच है तो वो न्यूट्रल होगा। उसके बाद सॉल्यूशन हैविंग पीएच मोर देन 7 आर बेसिक। 7 से लेकर ये एक स्केल है 1 से लेकर 14 तक। अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 14 तक जा रहा है अगर वो, उसको हम बोलते हैं बेसिक। उसके बाद सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक। अगर 7 से लेस है तो उनको हम एसिडिक बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो केमिकल्स की कैटेगरी थी जिस पीएच की बेस के ऊपर बनाई गई थी, ये हो गया। अब ये प्योर वाटर डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सालाइन। हमारे पास जो प्योर वाटर है इसकी डिसोसिएशन होती है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सालाइंस की। दीज आयन्स आर इक्वल इन नंबर, हिंस वाटर इज न्यूट्रल। ये दोनों इक्वल होती हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सालाइन दोनों, जब ये डिसोसिएट होता है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इन प्योर वाटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर एट रूम टेम्परेचर। और इसी तरह से हाइड्रोक्सालाइन भी इसी तरह के हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो पीएच ऑफ द वाटर जो होती है इस तरह हम बनाएंगे log 10 और उसके बाद 1/10⁻⁻7 और इसी तरह से log 10 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है जी। और ये 7 बन जाती है। एफएससी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 था, उसके अंदर ये पीएच की वैल्यूज़ किस तरह से बनाई गई हैं वहाँ पे बताया गया था। यहाँ हमारा जस्ट एक मेन इंट्रोडक्शन है इसके साथ। पीएच वैल्यूज लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद दिस पीएच वैल्यू डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। ये स्ट्रेंथ को जो है डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस है। ये पीएच वैल्यू जो है ये डिसाइड करती है। ठीक हो गया। ये हमारा पीएच के बारे में है कि पीएच कौन सी चीज़ बताएगी, सेल के अंदर, सेल के बाहर, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है जी। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। बाकी आप लोग एफएससी के अंदर इसके बारे में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है जी। बफर क्या होते हैं? अब बफर के केस के अंदर द सब्सटेंसेस दैट रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच आर कॉल्ड बफर्स। जो पीएच के चेंजेस को रेजिस्ट करते हो, देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन है उनको हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक हो गया। किस तरह से फॉर्मेशन होती है इनकी। अब इसकी फॉर्मेशंस के अंदर कहता है कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड is half neutralized with a strong base or a weak base with a strong acid, buffer solutions are formed। ठीक है। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास एसिड और बेस का न्यूट्रलाइज रिएक्शन कराया जाता है और वो हाफ न्यूट्रलाइज रिएक्शन है। अगर एक चीज़ हम स्ट्रांग ले रहे हैं तो दूसरी वीक, अगर एक वीक है तो दूसरी स्ट्रांग। इसी तरह से मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशंस जो है ये बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल जो है हम कोट करते हैं, कहता है कि व्हेन अ वीक एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड, इज मिक्स्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, अ बफर सॉल्यूशन जो है इस फॉर्म, इस केस के अंदर एक बफर सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो बफर सॉल्यूशन बना है
इसमें, ठीक है जी। द सिंपलेस्ट बफर कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट दैट इज स्ट्रांगली डिसोसिएटिंग साल्ट है, ये स्ट्रांगली डिसोसिएट हो जाता है, एंड एसिटिक एसिड जो पोअरली डिसोसिएटेड एसिड है। इस तरह इन दोनों के मिलने से जो है ये बफर सोल्यूशन जो है ये बन गया। अब इसकी फर्दर एग्जांपल में हम दो बातें करते हैं आप लोगों की बुक के अंदर जो डिस्कस की गई हैं। पहली बात उसने कही है कि इफ एन एसिड HCl इज एडेड, जब हम HCl एसिड को ऐड करते हैं फिर क्या होगा। कहता है इफ acid such as HCl is added to such a buffer solution, sodium acetate reacts with it and NaCl and acetic acid is formed। NaCl बनेगा और acetic acid बनेगा। आप लोगों की बुक के अंदर इसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है जी। सोडियम एसीटेट और HCl जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें से एसिटिक एसिड और NaCl जो है वो बन जाता है। द एसिटिक एसिड सो फॉर्म इज ionized only a little, therefore hydrogen ion concentration of the solution increase relatively, ये increase हो जाती है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन जो है ये दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ अ बेस NaOH is added, जब बेस को ऐड करते हैं फिर क्या होगा। इफ अ बेस NaOH is added to the buffer solution, acetic acid reacts with it to produce sodium acetate and water। इस केस के अंदर सोडियम एसीटेट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। किस तरह से देखें, ये आप लोगों की बुक के अंदर इक्वेशन दी गई है कि जब एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एसीटेट और वाटर बन जाता है। पहले हमारा ये था कि जब सोडियम एसीटेट का रिएक्शन किया हमने HCl के साथ तो NaCl और एसिटिक एसिड बना। ये दो एग्जांपल दी गई हैं। द हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ द NaOH गेट टाइड विद H+ आयंस ऑफ द एसिटिक एसिड टू फॉर्म वाटर बना देते हैं। दस देयर इज अ स्लाइट decrease in pH ion concentration या its pH value increase only a little। इसमें pH value जो होती है वो कुछ चेंज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है। ये solutions of compounds like sodium acetate which are relatively resistant to pH changes resulting from the addition या loss of hydrogen या hydroxyl ion are known as buffer solution। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर एक्शन। ये बफर एक्शन कहलाएगी। किस तरह की होती हैं ये, इस केस के अंदर डिफरेंट बफर सोल्यूशंस वेरी ग्रेटली इन देयर इफेक्टिवनेस इन मेंटेनिंग द पीएच स्टेबिलिटी। सम आर स्ट्रांगली बफर्ड अगेंस्ट एसिड्स हैं, वीकली बफर्ड भी हैं। इस तरह के ये हमारे पास बफर सोल्यूशंस होते हैं जिनका बफर एक्शन जो है हमने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स क्या है इनका इन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। पहली बात, एनिमल्स एंड प्लांट्स सिस्टम वर्क एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पीएच। वो हर प्लांट्स के सेल के अंदर और एनिमल के सेल के अंदर एक खास पीएच के ऊपर जो है ये काम करते हैं। नेक्स्ट, स्लाइट चेंज इन पीएच इनहिबिट द एंजाइम एक्शन। अगर कुछ चेंज आ जाए पीएच के अंदर तो एंजाइम का एक्शन जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। हमने पढ़ा था एफएससी के अंदर चैप्टर नंबर 3 था एंजाइम का, उसके अंदर हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे जिन्होंने एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट किया था। एनर्जी रिएक्शंस स्पेशली द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी आर कैटलाइज्ड। ये भी कैटलाइसिस इनकी होती है, वो भी एक खास पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बफर्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट, occurs in different concentration in body fluids। ये हमारे पास ये जो बफर्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। नेक्स्ट, दे मेंटेन द पीएच ऑफ द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम की जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं। किस तरह से ये कल्चर मीडियम की पीएच को मेंटेन करते हैं। देखिए हमारे पास बैक्टीरियोलॉजिकल या फंगल रिसर्च जब की जाती है तो इसके बफर जो होते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लैब के अंदर। और उसके बाद ह्यूमन ब्लड पीएच मस्ट बी 7.35 टू 7.45। ये ब्लड जो होता है पीएच जो है ब्लड की ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर, ठीक है जी, ये भी क्या
क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए 7.35 या 7.45। इसके अंदर भी चेंज जो है वो डेंजरस है। जैसा कि इस ह्यूमन ब्लड बफर्ड जब किया जाता है इसको 7.4 के ऊपर, इसका मतलब क्या है? इट्स मीन बाइकार्बोनेट, फास्फेट एंड कम्प्लेक्स प्रोटीन सिस्टम के अंदर जो है ये सारी चीज़ें इस पीएच को मेंटेन करने के अंदर हेल्पफुल होती हैं। तो ये था रोल ऑफ बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास हैं कोलाइडल सिस्टम्स। ये कोलाइडल सिस्टम्स क्या होते हैं? पहले बात करते हैं कोलाइडल सिस्टम की। कोलाइडल सिस्टम जो है इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन मॉलिक्यूल्स आर आयंस बट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई इज कॉल्ड कोलाइडल सिस्टम। मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के हैं लेकिन वो नेकेड आई से नजर ना आए, इस तरह के सिस्टम्स को हम बोलते हैं कोलाइडल सिस्टम। और जो सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है जी। क्या होगा इसमें? देखें, अ कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन। ये हमारे पास सोल्यूशन तो है लेकिन ये एक फॉल्स सोल्यूशन है। उसके बाद कोलाइडल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज कोलाइडल सस्पेंशन। इसको हम कोलाइडल सस्पेंशन भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी जो है वो किस तरह की होगी? कहता है व्हेन अ लिटिल फाइन क्ले इज मिक्स्ड विद वाटर। जब हम क्ले को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर क्या होगा? द क्ले पार्टिकल रिमेन डिस्पर्स्ड इन इट, दे नेदर ब्रेक इनटू मॉलिक्यूल्स और आयंस नॉर दे सेटल डाउन इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम के लिए उसको रखें कि वो सेटल डाउन नहीं होते उसके अंदर। सच अ हेट्रोजीनियस एंड स्टेबल सिस्टम इज कॉल्ड कोलाइडल सस्पेंशन या कोलाइडल सिस्टम। अब हमारे पास ये जो कोलाइड्स होती हैं इनके हमारे पास दो फेजेस होती हैं। कोलाइड्स कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। कौन कौन सी टू फेजेस हैं? एक है डिस्पर्शन मीडियम। क्या होता है डिस्पर्शन मीडियम? जिसको हम द आउटर फेज भी बोलते हैं। ये है क्या? द सॉल्वेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। वो जो सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इट मे बी लिक्विड और गैस और सॉलिड भी हो सकता है ये। उसके बाद दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये कौन सी होती है? इसको हम इनर फेज भी कहते हैं। द सोल्यूट, जो सॉल्वेंट था वो डिस्पर्शन था, जो सोल्यूट है इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर ये दिया गया है। ठीक है जी, डायग्राम और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्शन फेज क्या है, इस तरह की दो फेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम इसके नतीजे के अंदर बात करते हैं। क्या रहेगा कि 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम जो होते हैं वो बन जाते हैं। ओनली वन ऑफ देम इज अंडर कंसिडरेशन। वो कौन सा है? वन जो है जिसमें हम कहते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप जो है वो अंडर कंसंट्रेशन है। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच द सॉलिड फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड द लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम हैज अ फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी एंड इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। या सिंपली इसको हम बोलते हैं क्या? एज अ सोल। ये सोल भी जो है कहलाएगा। ठीक है जी, इसको सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन हमने कहा। उसके बाद नेक्स्ट कोलाइडल पार्टिकल्स और सोल पार्टिकल्स जो होता है इनका एक खास डायमीटर जो है वो दिया जाता है। अगर पार्टिकल्स विजिबल हों इवन नेकेड आई से, जिनका साइज दिया गया है 10⁻³ से -5 सेंटीमीटर, तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। इसी तरह से पार्टिकल अगर विजिबल हों अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से और उनका साइज 10⁻⁵ से -7 सेंटीमीटर तक हो तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। और उसके बाद अगर इसका पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नजर ना आए तो फिर उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसका डायमीटर दिया गया है 10⁻⁷ से -8 सेंटीमीटर तक दिया गया है। ठीक है जी। द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज कोलाइडल पार्टिकल्स या उनको हम सोल बोलते हैं। ठीक है जी, कोलाइडल पार्टिकल्स या सोल पार्टिकल जो है यहाँ पे जो दिया गया है। कोलाइडल पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब हम इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 3 का कंपैरिजन आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है। एक सस्पेंशंस है, दूसरा कोलाइडल स्टेट है, तीसरा ट्रू सॉल्यूशन जो है ये दिया गया है। तो इन पार्टिकल्स का साइज जो होता है ये डिसाइड करता है कि ये कौन सी फेज जो है
होगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम की, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे हम। ठीक हो गया, ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं और टेक्निकल टर्म्स हैं कुछ, इनको बुक के अंदर एज सच दी गई हैं, आप लोग ने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।